हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर स्कीम जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रही एंड रिसेंटली ये लॉन्च की गई है एंड इम्प्लीमेंटेशन में इसका काम शुरू कर दिया गया है, जिसने 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कन्वर्ज करने के बाद अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज जो कि अब साथ मिलकर काम करेंगी अंडर अ सिंगल स्कीम बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस एंड कोऑपरेशन। सो येस, वील बी डिस्कसिंग अबाउट प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू कन्वर्जेंस, राइट। तो कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, कैसे नहीं, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू अ स्टडी प्लानर फॉर जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2026। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, टॉपिक्स एंड माइक्रो टॉपिक्स की लिस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर मिलेगी एंड अलॉन्ग विद दैट ये एक प्रोग्रेस ट्रैकर की तरह भी आपके काम करेगा। दैट इज कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चेकबॉक्स की लिस्ट या चेकबॉक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टिक मार्क भी कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा, सब टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बैक टू द टॉपिक, हम डिस्कस करते हैं कुछ की टेक अवेज। बजट आउटले की बात करते हैं तो 24,000 करोड़ 6 साल के लिए। ठीक है, 2025-26 के अगर बजट में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, अप्रूवल मिली है कैबिनेट से, तो ये 2030 से 31 तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। 6 साल तक के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 16 जुलाई को इसको अब मिली है अप्रूवल, राइट। तो 100 लो परफॉर्मिंग जितनी भी एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद एन एनुअल आउटले, उनको ये अमाउंट सैंक्शन की जाएगी। तो ऐसी 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सर्टन यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स को ले डाउन किया गया है, जिनको हम रिसेंट डिस्कस भी वैसे कर चुके हैं, बट ये पैरामीटर्स के बेसिस पे, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगेन, ये स्कीम को लागू किया जाएगा। ठीक है, 36 स्कीम्स, 11 मिनिस्ट्रीज, 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली ये बेनिफिट होने वाला है। तो अब बेसिक्स आइडिया यही है कि ये 3 टियर बेसिस पे काम करेगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी प्लानिंग हो रही है, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे भी प्लानिंग की जाएगी एंड अलॉन्ग विद दैट एक डिजिटल डैशबोर्ड, फार्मर्स के लिए ऐप, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर लेके आने वाला है। सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ पर लिखकर बताई गई है। डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काम करेगी बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अपने आप में ही एक ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की थी कि एटलीस्ट 112 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके जो सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, राइट। उन्हीं की डेवलपमेंट की जा सके एंड उनको एट पार लेकर आया जा सके कि एटलीस्ट वो खुद से सस्टेन कर पाएं। एंड स्पेसिफिकली इस स्कीम के हिसाब से बात करें तो एग्रीकल्चर के परव्यू में, राइट। तो 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो थोड़ा सा अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका कोर क्या है? इसका कोर है दोज 3 C's जो यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला सी, कंपटीशन, कि आपस में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन किस बेसिस पे होगा? बट इसी बेसिस पे होगा ना कि सामने कंपेटिटर्स जो हैं वो सेम लेवल पे हैं या नहीं, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स क्या, गाँव को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, आपस में उनको क्या करेंगे, कंपटीशन के लिए हम इनपुट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली हम क्या, रेटिंग भी प्रोवाइड करेंगे। कन्वर्जेंस, कि अब सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि हम बोल रहे 36 स्कीम्स को यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया गया है, तभी वो वर्ड कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोलैबोरेशन, तो आपस में पार्टनरशिप्स की जाएंगी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फिलांथ्रोपिस्ट, इवन कि पब्लिक भी अगर चाहती है यहाँ पर अपना कुछ भी यहाँ पर देना, हेल्प करना, या आप अपनी तरफ से कुछ भी चाहते हो फिलांथ्रोपी करना, वो भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट भी इसकी एक स्टेक होल्डर है, ताकि जो टारगेट्स यहाँ पे ले डाउन किए जाएंगे उनको अचीव किया जा सके। तो अब ये 3 C's यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की प्रेरणा हमें कहाँ से आई? वो आई हमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू।
ठीक है, तो थोड़ा यूएनडीपी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका मेजर सा काम क्या है कि एलिमिनेट करनी है पॉवर्टी एंड अचीव करना है सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी का मेजर काम क्या होता है कि डेवलप करना है हमारे नेशंस को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लोकल कैपेसिटी में ही उनको ऐसा हम प्लान या रोड मैप तैयार करके दे सके ताकि वो सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी इजीली केटर कर सके या हासिल कर सके। तो करंटली अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है एंड इट इज द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एड एजेंसी। 177 कंट्रीज में इसके ऑफिसेस हैं एंड इसकी फंडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो वॉलंटरली जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट से वो यहाँ पर दी जाती है। तो थोड़ा सा ना अब यहाँ पे यूएनडीपी के बारे में और जान लेते हैं कि 1965 में 22 नवंबर को इसे बनाया गया था, राइट। तो अब ये मर्ज करके बनाई गई थी दो स्पेशल फंड्स भी क्या, असिस्टेंस प्रोग्राम्स को मिलाकर। एक हमारे पास था एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंस जिसको हम एप्टा बोलते हैं, जिसे 1949 में यूएसए ने इस्टेब्लिश किया था। इसका मेन काम क्या होता था एप्टा का कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है हमारे पास थर्ड वर्ल्ड नेशंस के द्वारा। जहां पे अब क्या होता था कि जो जितने भी अब डेवलपिंग नेशंस हैं इन दैट केस वो उनके लिए अब हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो भी अब पैसा है वो भी वॉलंटरी बेसिस पे दिया जाता था, ठीक है। दूसरा, अब ये यूएसए द्वारा बैक्ड है। अब ये स्टोरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रही हूँ, यूएसए द्वारा बैक्ड है। दूसरा हमारे पास एक फंड होता था जिसका ओरिजिनल नेम क्या था, अनफेड। अनफेड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये अनफेड का जो नाम है इसको वापस से सनफेड कर दिया गया। जो सनफेड है दैट इज स्पेशल यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सनफेड का वापस से नाम चेंज करके इसको एक स्पेशल फंड का नाम दे दिया गया और ये स्पेशल फंड जो है 1958 में बना था। अब ये जो है मेजर आइडिया इसके पीछे का क्या था कि जो स्पेशल फंड है ना ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैक किया जाए, ठीक है, यानी कि इसकी फंडिंग जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी जाए। एंड मेजर कंट्रीज इसमें जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो चाहती थी कि हम ऐसा कोई फंड बनाए, स्पेशल फंड बनाए जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर हो, बट यूएसए यहाँ पर नहीं चाहता था कि ऐसा कोई फंड बने। तो दोनों के दोनों एग्जिस्टेंस में रहे। बाय द टाइम इन द ईयर ऑफ 1962 अप्रॉक्सीमेटली जब हम बात करते हैं 1962 में यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो वन ऑफ द परमानेंट बॉडीज हैं, है ना, उन्होंने ये चीज बोली कि इन दोनों की वर्किंग कंडीशंस को, या कंडीशंस भी क्या है, इन दोनों की वर्किंग पैरामीटर्स को अगर जज किया जाए तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों ही टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सो मेजर आइडिया वाज कि फाइनली इन द ईयर ऑफ 1966 इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो स्पेशल फंड है प्लस एप्टा मर्ज कर दिया जाता है एंड हमारे पास क्या बनकर आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो अब इसका मेजर काम क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो बैक टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मल्टी डायमेंशनल रूरल डेवलपमेंट की बात करता है ये, ठीक है। 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं इसके, इसको गांठ बांध लेना। सबसे पहली चीज प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एग्रीकल्चर की, क्योंकि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के तहत 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी बैकवर्ड है, तो हमें उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी एग्रीकल्चर के फेज में। धन धान्य की बात हो रही है, धान मतलब हमारे पास क्या होता है, चावल की जनरली बात होती है, चावल नहीं तो यहाँ पर हम क्रॉप्स को डिनोट कर रहे हैं, धान से हम धन कमाने वाले हैं, ठीक है। सो अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट में हम सप्लाई भेज सकते हैं, फार्मर तक भी पैसा पहुंचेगा। दूसरी चीज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हमारे पास मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम का आइडिया है जो प्रपोज करना चाह रहे हैं, सॉइल हेल्थ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगेन उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जब हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो है उनकी यूजेज कम, पेस्टिसाइड्स की यूजेज कम। हम रिपीटेडली यूज में भी देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स है वो वापस से भेजे जा रहे हैं, रिफ्यूजल होती है क्योंकि पेस्टिसाइड्स का कॉन्टेंट उसमें ज्यादा है। तो अब सरकार क्या चाहती है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, राइट। देन ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटीज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स। तब हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारा जो अनाज है वो सड़ता रहता है,
ठीक है। सो अब उस चीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले पहले जो भी हमारे पास अब पंचायत लेवल है या ब्लॉक लेवल है उसी के ऊपर हम जो है ऐसे स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सरकार करे या इवन प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी सरकार करना चाहती है, क्योंकि सिंस हमने कहा स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कोई भी फिलैंथ्रोपी के थ्रू भी कर सकता है ना, तो दैट कैन बी डन। एंड इंप्रूविंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलायबल वाटर एक्सेस भी तो चाहिए होगा ना, एंड ग्रेटर एक्सेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर फार्मर्स कि इनिशियल कैपिटल उनको दी जा सके। तो ये 5 कोर प्रिंसिपल्स पे हमारे प्रधानमंत्री कृषि जो धन धान्य योजना है, धन धान्य कृषि योजना है, इस पे काम करेगी। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि पता लगे। 3 पैरामीटर्स उन्होंने रखे हैं। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी हो जहां पर एग्रीकल्चर की, दूसरी चीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो, क्रॉप्स जो हैं वो कम इंटेंसिटी पे उगाई जाती हो, तीसरी चीज लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, तो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं ना जो अब कोई एरिया को इग्नोर कर रही हैं, अब उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना, उनको भी अब पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, इनपुट कॉस्ट दी जाएगी यहाँ पर। तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से 100 रिकॉग्नाइज होंगी कि एटलीस्ट एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट तो रिकॉग्नाइज की जाए मिनिमम, ठीक है। बाकी ये 3 पैरामीटर्स तो है ही है हमारे पास। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ अब ऐसी स्टेट्स भी होंगी जिनमें 2-2, 3-3, 5-5 भी निकलेंगे, है ना, तो वो किस बेसिस पे निकाली जाएंगी, नेट क्रॉप्ड एरिया के बेसिस पे निकाली जाएंगी। ज्योग्राफिकल इंक्लूजन प्रॉपर हो, बट हमारा जो नेट क्रॉप्ड एरिया है उसके बेसिस पे ये निकाली जाएंगी। और नेट क्रॉप्ड एरिया कितना का क्या मतलब होता है, वो एरिया ऑफ लैंड जहां पे क्रॉप्स को उगाया जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। सो अब उसके अकॉर्डिंगली एक बार ही साल में इसको देखा जाता है कि पूरे स्टेट के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना एग्रीकल्चर के अंडर एरिया आ रहा है। कोई भी एक रैंडम हो सकता है दिन जिस दिन ये नापा जाएगा उस एरिया को, चाहे अब मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ, एक क्रॉप उगाओ, कुछ भी हो, ठीक है, ड्यूरिंग दैट ईयर, तो वो सेम लैंड ही एक बार अगर मापी गई तो उसी हिसाब से वो चलेगी। सो नेट जो सोन हमारा एरिया है विद रिस्पेक्ट टू दैट वो चलेगा। देन अब इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि कौन सी एरियाज हैं, बट अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये 3 लेवल पे काम करेगी। मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज को बनाया जाएगा जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी को अब चेयर कौन करने वाला है, चेयर किया जाएगा आइदर बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर ग्राम पंचायत में से कोई एक जो कि इसको इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एक कमिटी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी और ये जो समिति है इट विल ऑल्सो इंक्लूड कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के, ऑलरेडी जो अमीर फार्मर्स हैं, डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं हमारे पास वो इसका पार्ट रहेंगे। उनका मेजर काम क्या होगा यहाँ पर कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को लेकर वो अब ग्रास रूट लेवल पे एक प्लान बनाएं, उस प्लान को अब इम्प्लीमेंट भी करें एंड उसे ट्रैक भी किया जाएगा यूजिंग द 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो हमने सबसे पहले कंपटीशन की बात की थी ना इन द 3 C's, तो अब जो भी काम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी करेगी 117 की पैरामीटर्स पे अक्रॉस दोज 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन्हें जज किया जाएगा एंड उसी के बेसिस पे जैसे हमारे पास स्वच्छता के लिए अवार्ड्स होते हैं ना, तो ये पैरामीटर्स जो 117 हैं इन दिस केस ऑल्सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। स्टेट लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो सिमिलर टीम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, एंड दे विल इंश्योर कि इफेक्टिव कन्वर्जेंस हो सके स्कीम्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स के। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस हिसाब से कमिटीज बनेंगी सेम तरह की हमारे पास कमिटी एक ही बनेगी। यहाँ पर ऑफिसर्स भी इसका पार्ट होंगे, फार्मर्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो इसका पार्ट बनेंगे। वो अब स्टेट लेवल पे बैठ के बाकी डिस्ट्रिक्ट, सपोज एक स्टेट के अंदर 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अपना डिस्ट्रिक्ट को देखेगी, वही स्टेट लेवल कमिटी जो है वो बाकी 2-3 डिस्ट्रिक्ट जितनी भी रिकॉग्नाइज होती है उनको ओवरऑल यहाँ पे काम देखेगी, उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है पॉलिसीज को उसको चेक करेगी, की पैरामीटर्स के बेसिस पे वो भी डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से काम हो गया है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल देख लिया, स्टेट लेवल देख लिया, अब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं जो कि ओवरसाइट बॉडीज होंगी, ओवरसाइट ही रखेंगी वो किसके ऊपर, स्टेट लेवल कमिटीज के ऊपर। सो अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का नाम प्रॉपर रखा। एक है स्टेट लेवल स्टीयरिंग ग्रुप्स बोलेंगे हम इनको। स्टीयरिंग ग्रुप्स का क्या काम होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है हमारे पास, है ना, कि किस दिशा में मोड़ना है किसी प्रॉपर स्कीम को या किस दिशा में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे,
किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है, 117 जो की इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे कौन सी चीज़ को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो स्टेट लेवल कमेटी देखेगी। एंड नेशनल लेवल जो हमारे पास बॉडी है वो सिर्फ ओवरसाइट रखने वाली है। एंड इसके अंडर भी फर्दर हमारे पास 2 तरह की टीम्स बनेंगी, एक अंडर यूनियन मिनिस्टर और एक अंडर सेक्रेटरीज एंड डेवलपमेंटल ऑफिसर्स। तो उनका काम क्या है, जो सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि अब काम को देखेंगे, ओवरसाइट करेंगे। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं अब इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड सपोर्ट कहाँ से आएगा हमारे पास। इंप्लीमेंटेशन देख ली, पहले तो रिकॉग्निशन कर ली, इंप्लीमेंटेशन देख ली, तो अब हम क्या चाहते हैं, हम इंस्टीट्यूट्स का भी सपोर्ट दें, क्योंकि फार्मर्स को अगर अपनी तरफ से खुद से पता होता कि किस तरीके से हमने पैसा कमाना है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम लेके आना है, वो तो फिर ऑटोमेटिकली कर रहे होते ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नीति आयोग जो है इसमें एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा, जो कि अब स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देगा कि सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग हमें गाइडेंस बताएगा कि क्या एसओपी ले डाउन की गई है, क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे आप स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, या ट्रैकिंग किस तरीके से होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो बेसिक हमारा अब स्ट्रक्चर बनेगा कि हमने हाँ चलो अब बना दी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिटीज, बट उनको क्या क्या पैरामीटर्स पे जज करना है, वो 117 पैरामीटर्स क्या है वो नीति आयोग बनाएगा। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने यहाँ पर जो है ओवरटेक किया था ना, इनिशियली हमारे पास क्या प्लानिंग कमीशन होता था, उसके बाद नीति आयोग बना, ठीक है। तो नीति आयोग को भी सेम काम है, प्लानिंग करना, एग्जैक्टली सारी चीजें बताएंगे वो हमें कि एक डैशबोर्ड बनेगा मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस, तो वो डैशबोर्ड किस तरीके से बनेगा, रिव्यू एंड गाइडेंस का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा वो ये बताएंगे, ठीक है। कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो पेयर की जाएगी किसके साथ, या तो एक सेंट्रल या स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक टेक्निकल नॉलेज पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको दे दिया। तो ये कोलैबोरेशन होगी गवर्नेंस, एकेडमिक, फील्ड इंस्टीट्यूशंस की, ताकि जो स्कीम है वो लोकली ग्राउंडेड भी रहे, यहाँ पर साइंटिफिक हेल्प भी उनको मिलती रहे फार्मर्स को, और आउटकम यानी कि प्रोडक्टिविटी, जो कि हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स में 5 जो कोर प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे उसका एक सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हम आउटकम ड्रिवन काम करेंगे, ऐसे हवा में तीर नहीं मारेंगे। एक सिंपल सीधी सी डायरेक्शन है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हम आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उसके बाद क्या करना है, फार्मर्स को उसी तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो सब मिलकर इंटीग्रेटेड यानी कि कन्वर्जेंस जो है वो अब अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज भी हो रही है, तो इंस्टीट्यूशंस की भी मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम बन रहा है, फार्मर्स भी आपस में कन्वर्ज होकर एक साथ काम कर रहे हैं। सो उसके बाद हमारे पास डिजिटल इकोसिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड फार्मर सपोर्ट भी होगा, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम, अब चेक भी तो रखना है उसके ऊपर कि काम जो एक्चुअली में हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशन पहले तो रिकॉग्निशन की, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रिकॉग्निशन की, उसके बाद हमने कमिटीज को बना दिया, कमिटीज के बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे दिया, ठीक है, पैरामीटर्स को ले डाउन कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एंड फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन के आएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और रियल टाइम ओवरसाइट रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी फार्मर्स के लिए भी। फार्मर्स के लिए कैसे, उनको मल्टीलिंगुअल कंटेंट दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस में, जिसके बेसिस पे वो क्रॉपिंग साइकिल्स को या मल्टीपल टाइप्स हैं मल्टी क्रॉपिंग के लिए कोई भी उनको चीज़ चाहिए हो, ठीक है, जो उनको हेल्प करे, उसको बनाया जाएगा। दूसरा होगा एक डैशबोर्ड या पोर्टल जो कि क्रिएट किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए प्रोसेस को, क्योंकि हमें रैंकिंग भी तो करनी है ना, तो प्रोग्रेस के लिए अभी हमें टेबल स्कोर भी तो चाहिए होता है ना, जो स्कोर ऑफ टेबल्स होता है हमारे पास, सॉरी टेबल ऑफ स्कोर होता है, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए ना कि 2 टीम्स हैं, तो यहाँ पे तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ए टीम ने 2 गोल मारे या 0 गोल मारे तो बी टीम ने, तो अब ये मॉनिटरिंग के लिए तो हमारे पास डैशबोर्ड होना चाहिए ना, सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो डिस्ट्रिक्ट की जो रैंकिंग मैकेनिज्म होगी वो हेल्दी कंपटीशन पे हो, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे इनको टाइमली कि हाँ भाई हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ताकि ईजिली हो पाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पे है, डायरेक्टली आपको बोला गया है। तो एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे आउटकम, सरकार क्या चाहती है, प्रोडक्टिविटी बेटर हो, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन किस में हो, जीडीपी के अंडर हो,
ठीक है। टाइम एंड अगेन यही मुद्दा आता रहता है कि मैक्सिमम जनता जो है हमारी वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का पार्ट है, बट वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। वेराज जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर, जिसका हम मेजरली बात करते हैं कि चंद सेकेंडरी भी क्या टर्शरी सेक्टर की जब मेजरली बात कर रहे हैं, जिसमें पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा कम मुट्ठी भर पॉपुलेशन काम कर रही है, बट उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि ये कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से हम बढ़ा सके तो कैसे बढ़ाएं, तो लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन हो सके। फार्मर्स जो अभी फार्मर सुसाइड्स के केसेस भी जैसे हम देखते हैं ना, उस चीज़ों को कैसे कम किया जाए, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को भी केटर किया जा सकता है ना। एंड उनका जो लाइवलीहुड है वो अब सब्सिस्टेंस से, कुछ ऐसे फार्मर्स अभी भी हैं जो सब्सिस्टेंस के लिए काम करते हैं, तो अब वो क्या काम करें, पैसा कमाने की तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दें, है ना। तो जो ऑलरेडी लॉसेस में जा रहे हैं वो भी कवर होकर यहाँ पर पैसा कमाएं, वो पैसा कमाएंगे, सरकार भी पैसा कमाएगी, एक्सपोर्ट किया जाएगा उसको। ठीक है, या इवन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी तो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, बस सरकार की एक हेल्प चाहिए थी, वो देने के लिए तैयार है यहाँ पर। देन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वही बात आ जाती है। देन एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता बाय 2047 जो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सरकार ने एक बनाकर रखा है मिशन कि हमें ये अचीव करना है। ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर जी ने जो धन धान्य कृषि योजना जो है, इट इज ही हैज सेड कि पावर ऑफ कन्वर्जेंस, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ आ रही है, ताकि हम टैकल कर सके ऐसा परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो हम ऑलरेडी जीडीपी से रिलेटेड यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बजट आउटले आपको दोबारा बताया गया है। नीति आयोग, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्रीज, स्कीम क्या करना चाहती है, अपलिफ्ट करना चाहती है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स को, ताकि रिजिलियंट लाइवलीहुड्स जो कि रूरल एरियाज में फॉल करेंगे वो बनाए जा सकें एंड डिलीवर कर सकें ऑन द प्रॉमिस ऑफ सबका साथ सबका विकास इन एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली। राइट, तो ये सारी जो एक सिंपल सी स्कीम जिसने न्यूज़ में रिपीटेडली अब हम देख रहे हैं कि आ रही थी, उसको मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर हम स्टेट्स की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे बात करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी से हटकर स्टेट पीसीएस के कोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच 2 पंजाब पीसीएस का हमारे पास आ चुका है, ऑलरेडी लाइव है, बच्चे एनरोल्ड भी हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस की, जीएस की सिलेबस की कवरेज, पंजाब स्पेसिफिक भी एंड नॉन पंजाब स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो कवर कराया जा रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, कंपाइलेशंस मिल रही हैं आपको करंट अफेयर्स की। ठीक है, पीडीएफ्स मिलेंगे यहाँ पे, पीवाईक्यूज की कवरेज मिल रही है प्रीलिम्स की, एंड मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिल रही है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4499। सो अभी आपके लिए एक सरप्राइज है पंजाब पीसीएस वालों, मैं आपको बताती हूँ एंड में। ठीक है, तो 71st बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कवरेज एज पर बीपीएससी पैटर्न जीएस सिलेबस की आपकी हो रही है, जिसमें बिहार रेलिवेंट जो सिलेबस है वो भी कवर हो रहा है एज पर एग्जाम पैटर्न। स्पेशल सेशन बिहार इको सर्वे एंड बजट को ऑलरेडी दिया जा चुका है आपको, एंड बिहार करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको दी जा रही हैं। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹, ऑलरेडी नॉमिनल चार्जेस हैं यहाँ पे 1999। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट होता है तो 1800-890-3043 जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। तो अब पंजाब पीसीएस वालों के लिए एक स्पेशल हमारे पास ऑफर एंड ऑल जो यूपीएससी स्टूडेंट्स जो कि सुन रहे थे इसको, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक एक स्पेशल डिस्काउंट कोड 21% ऑफ डायरेक्टली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोड है लास्ट 50। तो अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको क्या जो आपका कोर्स का प्राइस है ना वो कम हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो टोल फ्री नंबर है एंड मेल आईडी आपको दी गई है, आप कभी भी कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। तब तक पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और मुझे भी अब बता देना कुछ अगर मैंने गलत किया या कुछ नया चाहते हैं आप करना। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।